स्पार्टा एक ऐसा नाम जो समय की धूल में भी गूंजता है, जैसे किसी लोहे की तलवार पत्थर पर खिंच गई हो। यही वह भूमि थी जहां बच्चों को योद्धा बनने के लिए पैदा किया जाता था और जहां कमजोरी को अपराध समझा जाता था। इसी भूमि पर एक दिन जन्म हुआ लियोनिदास का, एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर राजा तो बनेगा ही, पर उससे भी बढ़कर एक प्रतीक बनेगा, साहस का, त्याग का और अमरता का। लियोनिदास के जन्म की कथा उतनी ही सख्त थी जितनी स्पार्टा की मिट्टी। वह अज्ञात वंश से था, एक पुरानी और गौरवशाली वंशावली का वारिस। लेकिन स्पार्टा में जन्म केवल एक शुरुआत थी। असली जीवन तो तब शुरू होता था जब बालक को मां की गोद से छीनकर अगोए नामक कठोर प्रशिक्षण शिविर में भेज दिया जाता था। 7 वर्ष की आयु में लियोनिदास भी उसी मार्ग पर चला। ठंडे पत्थरों पर सोना, भूख में दिन काटना, पीड़ा में मुस्कुराना, यही था उसका संसार। वहां कोई दया नहीं थी, कोई बहाना नहीं, केवल अनुशासन, ताकत और गौरव। रातें लंबी होती, ठंडी हवा हड्डियों में उतर जाती, पर लियोनिदास नहीं टूटता। उसे सिखाया गया कि दर्द कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। हर चोट, हर घाव उसके भीतर के भय को जलाकर राख कर देता। जब वह दूसरे बालकों को गिरते और फिर उठते देखता तो समझता कि स्पार्टा की आत्मा किसी एक व्यक्ति की नहीं, यह एक सामूहिक ज्वाला है जो सबको एक समान जलाती है। कभी कभी वह अपने भाइयों के बारे में सोचता, विशेषकर अपने सौतेले भाई क्लियोमनीज के बारे में, जो आगे चलकर राजा बना। क्लियोमनीज की महत्वाकांक्षा तीव्र थी और उसका स्वभाव उग्र। उनके बीच मौन प्रतिस्पर्धा थी, पर सम्मान भी था। लियोनिदास जानता था कि स्पार्टा में रक्त से बढ़कर कानून है और कानून से ऊपर केवल कर्तव्य। वर्ष बीतते गए और किशोर लियोनिदास एक मजबूत, विचारशील युवक बन गया। उसका चेहरा कठोर था, पर आंखों में एक अजीब स्थिरता थी, जैसे किसी ने भीतर आग रख दी हो जो बाहर की दुनिया को गर्म तो करती है पर स्वयं शांत रहती है। उसे अब युद्ध की बारीकियां सिखाई जाने लगीं। ढाल का वजन, भाले की लंबाई और पंक्ति में खड़े होकर सांस लेना तक अनुशासन का हिस्सा था। स्पार्टा का प्रत्येक युवक जानता था कि उसकी जान केवल उसकी नहीं है। स्पार्टा के लिए जीना, स्पार्टा के लिए मरना, यह कोई नारा नहीं बल्कि जीवन का सत्य था। जब कभी प्रशिक्षण के दौरान कोई साथी गिर पड़ता तो प्रशिक्षक बस इतना कहता, कमजोरों का स्थान यहां नहीं, और बाकी बालक बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाते। दया यहां अपमान थी। पर लियोनिदास के भीतर केवल कठोरता नहीं थी। वह सोचता था, क्या शक्ति केवल मांसपेशियों में है या आत्मा में भी? यही प्रश्न उसे दूसरों से अलग बनाता। वह अपनी सीमाओं को जानता था, पर उन्हें तोड़ने से नहीं डरता था। यही उसकी असली शिक्षा थी, सीमाओं से परे जाने की। जब उसने पहली बार युद्ध क्षेत्र में कदम रखा, तब उसकी उम्र शायद 20 के आसपास थी। फारसी सीमाओं पर छिटपुट झड़पें होती रहतीं और वहां लियोनिदास ने पहली बार देखा कि मृत्यु कैसी दिखती है, न शांत, न सुंदर, बल्कि एक निरंतर स्मृति की तरह जो हर सांस में चुभती है। पर उसने भय को हथियार बना लिया। हर युद्ध के बाद वह और मौन हो जाता, जैसे भीतर कुछ और गहरा बनता जा रहा हो। स्पार्टा में राजा होना कोई विशेषाधिकार नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा बोझ था। जब क्लियोमनीज की मृत्यु हुई, तब सत्ता की जिम्मेदारी लियोनिदास के कंधों पर आ गिरी। वह जानता था कि यह गद्दी सिंहासन नहीं, एक रणभूमि है। राज्य के लोग उसे देखकर श्रद्धा से सिर झुकाते, पर वह जानता था वे उससे डरते भी हैं, क्योंकि वह स्पार्टन आदर्श का जीवंत रूप था। उसके शासन के शुरुआती वर्ष सख्त थे, पर न्यायपूर्ण। उसने अपने लोगों को याद दिलाया कि शांति भी उतनी ही अनुशासित होनी चाहिए जितनी युद्ध। वह हर सुबह सैनिकों के साथ अभ्यास करता, न कोई रियासत, न कोई विलास। उसका विश्वास था, राजा वही जो सबसे पहले लड़े और सबसे आखिरी में पीछे हटे। स्पार्टा की सीमाओं के बाहर दुनिया बदल रही थी। फारस का सम्राट डेरियस पश्चिम की ओर नजर गड़ाए बैठा था। यूनान उसके लिए केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि गर्व की दीवार थी जिसे तोड़ना आवश्यक था। और इस दीवार का सबसे सशक्त पत्थर था स्पार्टा। जब किसी दिन डेरियस के दूत स्पार्टा पहुंचे और उन्होंने झुकने की मांग की, तो लियोनिदास ने बस एक वाक्य कहा,
मोलोन लाबे, आओ और ले लो। यह केवल उत्तर नहीं था, यह चुनौती थी, इतिहास को सुनाई गई एक पुकार। लेकिन उस उत्तर के पीछे वर्षों की तपस्या थी, एक बालक की कहानी जो पत्थर की तरह कठोर और ज्वाला की तरह जीवंत बना। लियोनिदास जानता था कि आने वाले वर्षों में फारसी आंधी यूनान पर टूट पड़ेगी, पर वह तैयार था, क्योंकि वह वही बालक था जिसे कभी ठंडी रातों में सिखाया गया था कि डर को हराने का एक ही तरीका है, उसे अपना साथी बना लेना। और जब वह अपने सैनिकों के बीच चलता तो उसकी चाल में वही स्थिरता होती जो पर्वतों में होती है। उसकी आंखें भविष्य को नहीं, नियति को देख रही थीं। स्पार्टा को एक ऐसे राजा की जरूरत थी जो न केवल नेतृत्व करे बल्कि स्वयं उदाहरण बने। पर लियोनिदास के भीतर केवल कठोरता नहीं थी। वह सोचता था, क्या शक्ति केवल मांसपेशियों में है या आत्मा में भी? यही प्रश्न उसे दूसरों से अलग बनाता। वह अपनी सीमाओं को जानता था, पर उन्हें तोड़ने से नहीं डरता था। यही उसकी असली शिक्षा थी, सीमाओं से परे जाने की। जब उसने पहली बार युद्ध क्षेत्र में कदम रखा, तब उसकी उम्र शायद 20 के आसपास थी। फारसी सीमाओं पर छिटपुट झड़पें होती रहती, और वहां लियोनिदास ने पहली बार देखा कि मृत्यु कैसी दिखती है, न शांत न सुंदर, बल्कि एक निरंतर स्मृति की तरह जो हर सांस में चुभती है। पर उसने भय को हथियार बना लिया। हर युद्ध के बाद वह और मौन हो जाता, जैसे भीतर कुछ और गहरा बनता जा रहा हो। स्पार्टा में राजा होना कोई विशेषाधिकार नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा बोझ था। जब क्लियोमेनेस की मृत्यु हुई, तब सत्ता की जिम्मेदारी लियोनिदास के कंधों पर आ गिरी। वह जानता था कि यह गद्दी सिंहासन नहीं, एक रणभूमि है। राज्य के लोग उसे देखकर श्रद्धा से सिर झुकाते, पर वह जानता था वे उससे डरते भी हैं, क्योंकि वह स्पार्टन आदर्श का जीवंत रूप था। उसके शासन के शुरुआती वर्ष सख्त थे, पर न्यायपूर्ण। उसने अपने लोगों को याद दिलाया कि शांति भी उतनी ही अनुशासित होनी चाहिए जितनी युद्ध। वह हर सुबह सैनिकों के साथ अभ्यास करता, न कोई रियासत न कोई विलास। उसका विश्वास था, राजा वही जो सबसे पहले लड़े और सबसे आखिरी में पीछे हटे। स्पार्टा की सीमाओं के बाहर दुनिया बदल रही थी। फारस का सम्राट डेरियस पश्चिम की ओर नजर गड़ाए बैठा था। यूनान उसके लिए केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि गर्व की दीवार थी जिसे तोड़ना आवश्यक था। और इस दीवार का सबसे सशक्त पत्थर था स्पार्टा। जब किसी दिन डेरियस के दूत स्पार्टा पहुंचे और उन्होंने झुकने की मांग की, तो लियोनिदास ने बस एक वाक्य कहा, मोलुन लाभे, आओ और ले लो। यह केवल उत्तर नहीं था, यह चुनौती थी, इतिहास को सुनाई गई एक पुकार। और जब वह अपने सैनिकों के बीच चलता, तो उसकी चाल में वही स्थिरता होती जो पर्वतों में होती है। उसकी आंखें भविष्य को नहीं, नियति को देख रही थीं। स्पार्टा को एक ऐसे राजा की जरूरत थी जो न केवल नेतृत्व करे बल्कि स्वयं उदाहरण बने। लियोनिदास अब केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक विचार बन चुका था। और वह विचार था सम्मान, त्याग और अमरता। उसने अपने जीवन के पहले अध्याय को पूरा कर लिया था, लेकिन नियति की पुस्तक अभी खुली थी। उसके आगे लिखा था, एक युद्ध, एक किला और 300 आत्माएं जो इतिहास के हर पन्ने में गूंजेंगी। राजा बनने के बाद लियोनिदास के जीवन का हर दिन युद्ध जैसा था, भले ही तलवारें म्यान में हों। स्पार्टा का राज सिंहासन कभी आराम की जगह नहीं था। यह उस अग्नि का केंद्र था जिसमें पूरा राज्य तपता था। लियोनिदास के शासन के आरंभिक वर्षों में वह आग और भी भड़क उठी। शहरों के बीच की राजनीति, एथेंस और थीब्स के साथ प्रतिस्पर्धा और फारस की परछाई जो हर दिशा में फैल रही थी, सब कुछ एक अनदेखे तूफान का संकेत दे रहे थे। फिर भी उस सारे शोर के बीच लियोनिदास के जीवन में एक शांति थी। उसका नाम था गॉर्गो। वह न केवल उसकी पत्नी थी, बल्कि उसका दर्पण थी। स्पार्टा की रानियां बाकी यूनान की स्त्रियों जैसी नहीं होती। उन्हें राजनीति, युद्ध और दर्शन की समझ दी जाती थी। गॉर्गो में वह तेज था जो किसी भी राजा के विचारों को चुनौती दे सकता था। जब बाकी दरबार चुप रहता, गॉर्गो बोलती और लियोनिदास सुनता। यह वह संबंध था जहां सम्मान प्रेम से बड़ा था और समझ मौन से गहरी। उनकी रातें अक्सर छोटी होती।
युद्ध की योजनाएं और नगर की नीतियां ही उनके संवाद थे, लेकिन उन बातों के बीच एक अदृश्य धागा था, विश्वास का। गॉर्गो कभी उससे भय के बारे में पूछती तो वह बस मुस्कुराकर कहता, स्पार्टन डरता नहीं, लेकिन जानता है कि भय क्या है। और वह जानती थी कि यह मुस्कान किसी भी तलवार से ज्यादा भारी है। समय धीरे धीरे बदल रहा था। डेरियस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र झर्क्सीस सत्ता में आया। वह न केवल अपने पिता की अपमानजनक हार माराठन की लड़ाई का बदला चाहता था, बल्कि पूरी यूनान को घुटनों पर देखना चाहता था। उसने समुद्रों पर पुल बनवाए, नदियों को मोड़ दिया और एक ऐसी सेना खड़ी की जिसकी संख्या बाद में किंवदंती बन गई, लाखों की। यूनान पर आंधी चलने वाली थी। एथेंस में परिषद बैठी। सबको पता था कि आने वाली लड़ाई केवल तलवारों की नहीं, अस्तित्व की होगी। लेकिन यूनान एक नहीं था। हर नगर राज्य अपनी महिमा में उलझा हुआ था। तब निगाहें स्पार्टा पर टिक गईं। वे जानते थे, जब तक स्पार्टन खड़े हैं, यूनान झुकेगा नहीं। लियोनिदास ने परिषद की पुकार सुनी। वह शांत रहा। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बस वह स्थिरता जो तूफान से पहले के सन्नाटे में होती है। उसने अपने जनरलों को बुलाया और कहा, हम युद्ध से नहीं भागेंगे। अगर देवता चाहते हैं कि स्पार्टा जीवित रहे तो हम लहू देंगे, अगर नहीं चाहते तो हम लहू से इतिहास लिखेंगे। राजा बनने के बाद लियोनिदास के जीवन का हर दिन युद्ध जैसा था, भले ही तलवारें म्यान में हों। स्पार्टा का राज सिंहासन कभी आराम की जगह नहीं था। यह उस अग्नि का केंद्र था जिसमें पूरा राज्य तपता था। लियोनिदास के शासन के आरंभिक वर्षों में वह आग और भी भड़क उठी। शहरों के बीच की राजनीति, एथेंस और थीब्स के साथ प्रतिस्पर्धा और फारस की परछाई जो हर दिशा में फैल रही थी, सब कुछ एक अनदेखे तूफान का संकेत दे रहे थे। फिर भी उस सारे शोर के बीच लियोनिदास के जीवन में एक शांति थी। उसका नाम था गॉर्गो। वह न केवल उसकी पत्नी थी, बल्कि उसका दर्पण थी। स्पार्टा की रानियां बाकी यूनान की स्त्रियों जैसी नहीं होती। उन्हें राजनीति, युद्ध और दर्शन की समझ दी जाती थी। गॉर्गो में वह तेज था जो किसी भी राजा के विचारों को चुनौती दे सकता था। जब बाकी दरबार चुप रहता, गॉर्गो बोलती और लियोनिदास सुनता। यह वह संबंध था जहां सम्मान प्रेम से बड़ा था और समझ मौन से गहरी। उनकी रातें अक्सर छोटी होती। युद्ध की योजनाएं और नगर की नीतियां ही उनके संवाद थे, लेकिन उन बातों के बीच एक अदृश्य धागा था, विश्वास का। गॉर्गो कभी उससे भय के बारे में पूछती तो वह बस मुस्कुराकर कहता, स्पार्टन डरता नहीं, लेकिन जानता है कि भय क्या है। और वह जानती थी कि यह मुस्कान किसी भी तलवार से ज्यादा भारी है। समय धीरे धीरे बदल रहा था। डेरियस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र झर्क्सीस सत्ता में आया। वह न केवल अपने पिता की अपमानजनक हार माराठन की लड़ाई का बदला चाहता था, बल्कि पूरी यूनान को घुटनों पर देखना चाहता था। उसने समुद्रों पर पुल बनवाए, नदियों को मोड़ दिया और एक ऐसी सेना खड़ी की जिसकी संख्या बाद में किंवदंती बन गई, लाखों की। यूनान पर आंधी चलने वाली थी। एथेंस में परिषद बैठी। सबको पता था कि आने वाली लड़ाई केवल तलवारों की नहीं, अस्तित्व की होगी। लेकिन यूनान एक नहीं था। हर नगर राज्य अपनी महिमा में उलझा हुआ था। तब निगाहें स्पार्टा पर टिक गईं। वे जानते थे, जब तक स्पार्टन खड़े हैं, यूनान झुकेगा नहीं। पर परंपरा थी कि उस समय कार्निया उत्सव चल रहा था, जिसमें स्पार्टा के सैनिक युद्ध नहीं कर सकते थे। धार्मिक नियम कठोर थे और स्पार्टन अपने देवताओं से ज्यादा किसी का आदेश नहीं मानते थे। तब लियोनिदास ने वह निर्णय लिया जिसने उसे अमर बना दिया। वह स्वयं केवल 300 सैनिकों के साथ जाएगा, स्वेच्छा से। यह कोई औपचारिक सेना नहीं थी, बल्कि उन योद्धाओं का समूह था जिन्होंने खुद चुना कि वे मृत्यु की राह पर चलेंगे। गॉर्गो ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने बस इतना कहा, यदि लौटो तो ढाल के साथ लौटना, यदि न लौटो तो ढाल पर। यह स्पार्टन स्त्री का अंतिम आदेश था, सम्मान से जियो, सम्मान से मरो। रात में लियोनिदास ने अपने पुत्र को देखा, जो अभी किशोर था। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, एक दिन तुझे भी इस भूमि की रक्षा करनी होगी, लेकिन याद रखना,
विजय संख्या से नहीं, आत्मा से होती है। यह वह क्षण था जहां पिता और राजा एक साथ बोल रहे थे और यूनान के भाग्य की रेखाएं खींच रही थीं। अगले ही दिन 300 स्पार्टन लाल चोगों में लिपटे सूर्य के नीचे खड़े थे। उनके कवच चमक रहे थे, पर उनकी आंखें और चमकदार थीं। हर कदम के साथ उनकी चाल धरती पर गूंजती, जैसे स्वयं देवता चल रहे हों। मार्ग के किनारे ग्रामीण झुकते, कुछ प्रार्थना करते, कुछ रोते, क्योंकि वे जानते थे ये पुरुष वापस नहीं आएंगे। अगले ही दिन 300 स्पार्टन लाल चोगों में लिपटे सूर्य के नीचे खड़े थे। उनके कवच चमक रहे थे, पर उनकी आंखें और चमकदार थीं। हर कदम के साथ उनकी चाल धरती पर गूंजती, जैसे स्वयं देवता चल रहे हों। मार्ग के किनारे ग्रामीण झुकते, कुछ प्रार्थना करते, कुछ रोते, क्योंकि वे जानते थे ये पुरुष वापस नहीं आएंगे। यात्रा लंबी थी। पहाड़ों के रास्ते, नदियों के किनारे और बीच बीच में संदेशवाहक जो आगे की खबरें लाते। फारस की विशाल सेना पहले ही उत्तर से उतर रही थी। सैनिकों के दिलों में गर्व था, पर उनके नेत्रों में एक शांति भी। उन्हें यह मालूम था कि वे इतिहास के लिए चल रहे हैं, न केवल यूनान के लिए। रास्ते में लियोनिदास ने कुछ सैनिकों से बात की। एक ने पूछा, महाराज, क्या आपको सच में लगता है कि हम इतने विशाल बल को रोक सकते हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं, पर हम उन्हें यह दिखाएंगे कि यूनान को झुकाने के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी। यह वाक्य ठंडी हवा में तैर गया और हर योद्धा के भीतर आग बन गया। रात को जब वे तंबू डालते तो कोई गीत नहीं गाया जाता, बस आग की लौ जलती और भालों की परछाई लहराती। लियोनिदास दूर बैठा आकाश को देखता। वही तारे जो उसके बचपन में उसे तिरस्कार से देखते थे, अब जैसे उसका स्वागत कर रहे थे। उसे एहसास था कि उसका भाग्य तय हो चुका है, पर वह भाग्य से नहीं भाग रहा था, वह उसकी ओर चल रहा था। स्पार्टन सेना अब थर्मोपाइले की ओर बढ़ रही थी। वह संकरी घाटी जहां पहाड़ समुद्र से मिलते थे, यही वह जगह थी जहां यूनान की आखिरी उम्मीद खड़ी होने वाली थी। मार्ग कठिन था, पर उनके हृदयों में कोई संदेह नहीं था। दूसरी ओर फारसी सेना का आकार कल्पना से परे था। उनकी ढालों की पंक्तियां क्षितिज तक फैलती थीं, घोड़ों की टापें धरती को कंपा देती थीं, लेकिन लियोनिदास की आंखों में कोई भय नहीं था। उसने अपने सैनिकों की ओर देखा और कहा, यहां हम दुनिया को दिखाएंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। वह जानता था कि यह युद्ध शायद समाप्त नहीं होगा विजय के साथ, पर यह प्रारंभ करेगा एक ऐसी गाथा जो युगों तक दोहराई जाएगी। स्पार्टा का राजा अब इतिहास की उस मोड़ पर था जहां मनुष्य देवता बनता है, अपने कर्मों से, अपने त्याग से और उस मुस्कान से जो मृत्यु के सामने भी अडिग रहती है। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी, आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, अब समय है। और हवा में बस एक शब्द गूंजा, स्पार्टा। थर्मोपाइले, एक संकीर्ण घाटी जहां पहाड़ और समुद्र मिलते हैं, जहां हवा भी मानो ठहर कर सोचती है कि यह धरती मृत्यु का मंदिर है या अमृता का द्वार। यही वह स्थान था जिसे लियोनिदास ने चुना, जहां संख्या का कोई अर्थ नहीं था, केवल साहस मायने रखता था। 300 स्पार्टन और उनके साथ कुछ 100 अन्य यूनानी योद्धा, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लिया था। उनके सामने खड़ी थी एक ऐसी सेना जिसकी गिनती तारों जैसी थी, फारस का सम्राट जर्क्सीस अपने विशाल युद्ध बल के साथ। सुबह का समय था जब पहली बार फारसी अग्रदूतों ने स्पार्टन शिविर को देखा। लाल चोगों में खड़े सैनिक, शांत, अचल, कोई भय नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक गूढ़ मौन, जैसे मृत्यु को पहले ही स्वीकार लिया गया हो। जब फारसी दूतों ने आदेश पहुंचाया कि राजा जर्क्सीस चाहता है कि तुम अपने हथियार डाल दो, लियोनिदास ने उत्तर दिया, मोलोन लाभे, आओ और ले लो। वह शब्द हवा में तैर गया और इतिहास में अमर हो गया। फारसी सेना का विस्तार इतना विशाल था कि धरती उनके पांवों से कांप रही थी, पर स्पार्टन योद्धा जानते थे कि थर्मोपाइले की संकरी घाटी उनकी सबसे बड़ी मित्र थी। वहां न तो जर्क्सीस की संख्या काम आ सकती थी, न घुड़सवार सेना की गति। लियोनिदास ने अपनी सेना को 3 पंक्तियों में बांटा। हर ढाल दूसरे की रक्षा करती थी, हर भाला आगे की ओर लक्षित। यह दीवार नहीं थी, यह जीवित इस्पात थी।
पहले दिन जब फारसी तीरंदाजों ने हमला किया तो आकाश अंधकारमय हो गया। तीर इतने घने थे कि सूरज की रोशनी धरती तक न पहुंची। पर स्पार्टन सैनिकों ने बस मुस्कुराकर कहा, तो हम छाया में लड़ेंगे। और उन्होंने सचमुच छाया में युद्ध किया। तीर उनकी ढालों से टकराकर गूंजते रहे, और जब फारसियों ने नजदीक आने की कोशिश की तो उन्होंने पहली बार स्पार्टन अनुशासन का स्वाद चखा। भाले बिजली की तरह चले, ढालें गर्जना की तरह टकराईं, और हर फारसी योद्धा जो आगे बढ़ा वह वापस न लौटा। घाटी का हर पत्थर खून से भीग गया, पर स्पार्टन रेखा नहीं टूटी। दिन ढल गया और रात आई। आग की रोशनी में घायल योद्धाओं की सांसें सुनाई देती। लियोनिदास अपने लोगों के बीच घूमता रहा, हर किसी के कंधे पर हाथ रखता, बिना शब्दों के साहस देता। वह जानता था कि यह सिर्फ युद्ध नहीं, एक संदेश है कि स्वतंत्रता कभी सौदे से नहीं मिलती, केवल बलिदान से। दूसरे दिन जर्क्सीस ने अपने अमर दस्ते इमॉर्टल्स यास को भेजा, जो फारस की सबसे श्रेष्ठ सेना थी। चमकदार कवच, स्वर्णिम मुखौटे और आत्मविश्वास जो हजारों युद्धों से जन्मा था, पर थर्मोपाइले की संकीर्णता में उनकी ताकत बेकार थी। लियोनिदास ने आदेश दिया और स्पार्टन पंक्तियां बिजली की तरह टूटकर फिर जुड़ती रहीं। फारसी सैनिकों की लाशें एक दीवार बन गईं, पर स्पार्टन फिर भी अडिग रहे। लियोनिदास की आंखों में अब युद्ध का नशा नहीं था, केवल एक स्पष्ट उद्देश्य था। वह समझ चुका था कि उनकी मृत्यु ही यूनान की एकता का बीज बनेगी। जब उसका सैनिक गिरता तो वह झुकता, उसकी ढाल उठाता और कहता, स्पार्टा देख रही है। यही 3 शब्द हर योद्धा के भीतर बिजली की तरह उतरते। रात में जब हवाएं तेज हुईं तो समुद्र की लहरें दूर से गूंजती थीं। तारे जैसे ऊपर से देख रहे थे और धरती पर मनुष्य देवत्व की सीमा छू रहे थे। स्पार्टन तंबू के बाहर गॉर्गो के शब्द उसे याद आए, ढाल पर लौटना या ढाल के साथ। वह जानता था कि अब उसकी वापसी ढाल पर ही होगी। तीसरे दिन सुबह जर्क्सीस का चेहरा क्रोध से लाल था। उसने आदेश दिया कि अब सब कुछ कुचल दो। पर तभी एक नाम इतिहास के पन्नों में घुस आया, एफियाल्टेस। वह यूनानी था जिसने फारसियों को वह गुप्त पहाड़ी रास्ता बताया जिससे स्पार्टनों को पीछे से घेरा जा सकता था। विश्वासघात जिसे सोने और डर ने जन्म दिया। जब यह समाचार लियोनिदास तक पहुंचा, उसने क्षण भर के लिए आंखें बंद की। वह मुस्कुराया नहीं, न चीखा, बस शांत स्वर में कहा, देवताओं ने हमें यहां तक पहुंचाया है, अब हमारा भाग्य हमारी तलवारों में है। उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा, जिन्हें जीना है वे जा सकते हैं, पर जो मरकर जीवित रहना चाहते हैं वे मेरे साथ रहें। कोई नहीं हिला। 300 शरीर, एक आत्मा। उन्होंने अपने कवच कस लिए, ढालें उठाईं और अपनी आखिरी सुबह का स्वागत किया। सूरज उगा और घाटी सुनहरी हो उठी, जैसे देवता स्वयं देखने आए हों। फारसी सेना अब दोनों दिशाओं से आ रही थी, पर स्पार्टन पीछे नहीं हटे। भाले टूट गए, तलवारें झुक गईं, फिर भी उनके हाथ लड़ते रहे। हर सांस के साथ वे अपनी कथा लिखते गए। लियोनिदास आगे बढ़ा। उसके भाले ने कई फारसी जनरलों को धराशायी किया, पर अंततः एक तीर उसके सीने में धंस गया। उसने घुटने टेके, पर गिरा नहीं। उसकी ढाल अभी भी ऊपर थी। उसके अंतिम शब्द थे, स्पार्टा को मत भूलना। और वह धरती पर गिर पड़ा, उसी भूमि पर जिसे वह बचाना चाहता था। उस क्षण हवा थम गई। सैनिकों ने अपने राजा को देखा और युद्ध फिर भड़क उठा। वे तब तक लड़े जब तक कोई सांस बाकी थी। घाटी में 300 शव गिरे, पर उनके चेहरे शांत थे, जैसे उन्होंने मृत्यु से पहले अमृता देख ली हो। जर्क्सीस ने जब विजय की घोषणा की तो वह जानता था कि उसने युद्ध तो जीता है, पर कहानी हार गया है। क्योंकि थर्मोपाइले अब केवल एक जगह नहीं थी, वह एक प्रतीक थी जहां मनुष्यों ने देवताओं को साहस का अर्थ सिखाया। रात ढलते ही समुद्र की लहरें घाटी को छूने लगीं और हवा में वही शब्द गूंजे, मोलोन लाभे। थर्मोपाइले की घाटी अब खून और राख की गंध से भर चुकी थी। तीसरे दिन का सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से उठ रहा था और उसकी किरणें उन ढालों पर पड़ रही थीं जो अब जमीन में गड़ी थीं। हर ढाल के पीछे एक कहानी थी, साहस, वफादारी और बलिदान की।
हवा में अभी भी युद्ध की गरज थी, पर अब वह धीमी, गंभीर और गूंजती हुई थी, जैसे स्वयं धरती स्पार्टा के नाम पर प्रार्थना कर रही हो। लियोनिदास का शरीर घायल था, पर उसकी दृष्टि अडिग थी। उसके चारों ओर उसके साथी खड़े थे, कुछ खून से लथपथ, कुछ गिरने की कगार पर कोई पीछे नहीं हटा था। उन्होंने मृत्यु को देख लिया था और अब वह उनका भय नहीं, उनका साथी थी। जर्क्सीस की सेना दोनों ओर से बढ़ रही थी, लेकिन लियोनिदास जानता था कि यह अंत नहीं, आरंभ है, उस युग का आरंभ जहां मनुष्य ने देवताओं को साहस सिखाया। उसने अपने सैनिकों की ओर देखा और कहा, आज हम मरेंगे नहीं, आज हम याद बनेंगे। जो सांसें अब लें वे इस धरती को अमर करें। उसकी आवाज गूंज उठी और 300 गले एक साथ बोले, स्पार्टा। वह एक शब्द नहीं था, वह एक गर्जना थी जिसने फारस की लाखों की सेना को पल भर के लिए मौन कर दिया। युद्ध फिर आरंभ हुआ। फारसी सैनिकों की पंक्तियां आगे बढ़ीं और भालों की टकराहट से घाटी कांप उठी। स्पार्टन अब पीछे नहीं हट रहे थे, वे आगे बढ़ते हुए मर रहे थे। उनकी हर चाल, हर वार, हर चीख अब इतिहास बन रही थी। लियोनिदास सबसे आगे था, उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। जब उसका भाला टूट गया, उसने दुश्मन की तलवार छीनी और उससे ही युद्ध जारी रखा। उसके चारों ओर शत्रु गिरते गए और उसका नाम हवा में गूंजता रहा। जर्क्सीस अपने ऊंचे सिंहासन से यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में क्रोध था, पर साथ ही एक भय भी, ऐसा भय जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने अपने जनरलों से कहा, क्या यह मनुष्य है या देवता? किसी ने उत्तर नहीं दिया। घाटी में खून की नदियां बहने लगीं। फारसी सैनिकों की संख्या घटती नहीं, बढ़ती जा रही थी, पर स्पार्टन पंक्ति अभी भी खड़ी थी। जब तक सूर्य आकाश में था, युद्ध चलता रहा। हर घंटे के साथ लियोनिदास के साथियों की संख्या घटती गई, पर उनके हौसले बढ़ते गए। आखिरकार एक फारसी तीर ने लियोनिदास के कंधे को भेद दिया। वह झुका, पर गिरा नहीं। उसने घायल हाथ से अपनी तलवार उठाई और कहा, देवताओं ने हमें मरने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने हमें दिखाने भेजा है कि मृत्यु कैसी होती है जब उसे सम्मान से गले लगाया जाए। उसके ये शब्द सुनकर बाकी सैनिकों ने अंतिम बार अपने भाले उठाए। वे अब थके नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका अंत उनकी अमरता की शुरुआत है। फारसी सेना अब पीछे से भी आ चुकी थी। हर दिशा से हमला हुआ। स्पार्टन दीवार अब धीरे धीरे टूट रही थी। भाले चूर, ढालें छिन्न भिन्न, पर उनकी आंखों में कोई भय नहीं था। लियोनिदास ने अंतिम बार आसमान की ओर देखा। शायद उसे अपने देवता ज्यूस की बिजली की चमक दिखी हो, या शायद अपने बचपन के शिक्षक का चेहरा, जिसने उसे सिखाया था कि सच्चा योद्धा कभी हारता नहीं, वह बस आखिरी तक लड़ता है। एक भारी भाला उसके सीने में धंस गया। वह डगमगाया, घुटनों पर गिरा, पर उसके होंठों पर मुस्कान थी। उसकी तलवार अभी भी जमीन पर टिकाई हुई थी, जैसे वह कह रही हो, यहां तक। उसके अंतिम शब्द धीमे थे, पर घाटी में गूंजे, स्पार्टा को मत भूलना। उसके गिरते ही फारसी सेना ने अंतिम हमला किया। शेष स्पार्टन सैनिकों ने अपने राजा की देह के चारों ओर घेरा बना लिया। वे एक एक करके गिरे, पर किसी ने कदम पीछे नहीं खींचा। हर गिरते शरीर के साथ एक नई शपथ गूंजती, लियोनिदास के लिए। जब सब कुछ समाप्त हुआ, थर्मोपाइले मौन हो गया। सूरज ढल रहा था, समुद्र की लहरें घाटी तक आ रही थीं, और हवा में वह गंध थी जो केवल वीरों के मरने के बाद आती है। फारसी सैनिकों ने जब लियोनिदास के शरीर को देखा तो वे भी क्षण भर रुक गए। कुछ ने सिर झुका लिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि उन्होंने केवल एक व्यक्ति को नहीं मारा, एक विचार को चुनौती दी है। जर्क्सीस ने आदेश दिया कि लियोनिदास का सिर काट दिया जाए, ताकि उसकी आत्मा को अपमानित किया जा सके। पर इतिहास ने उसे दूसरा रूप दिया। उसी क्षण यूनान के दिलों में वह देवता बन गया। एथेंस, थीब्स और स्पार्टा के हर घर में उसका नाम अग्नि की तरह फैल गया। माताएं अपने बच्चों से कहती, ऐसे बनो जैसे लियोनिदास था। रात को जब फारसी सेना आगे बढ़ी तो हवा में एक अनोखा सन्नाटा था। समुद्र की लहरें उस घाटी से टकरा रही थीं जहां 300 शव पड़े थे, पर उस मौन में भी एक गूंज थी, भालों की, ढालों की, और उस वचन की जो स्पार्टा ने अपने राजा से किया था, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे।
कई वर्षों बाद जब यूनान एकजुट हुआ और फारसियों को सलामिस और प्लेटिया की लड़ाइयों में परास्त किया गया, तब सैनिक जब विजय मनाने लौटे तो थर्मोपाइले के मार्ग पर रुक गए। वहां एक पत्थर रखा गया था जिस पर लिखा था, हे पथिक, जाकर स्पार्टा को बताना कि हम यहां उनके आदेशों का पालन करते हुए सोए हैं। ये पंक्ति आज भी समय की दीवारों पर गूंजती है, क्योंकि लियोनिदास और उसके 300 योद्धा केवल इतिहास नहीं थे, वे वह प्रकाश थे जिसने अंधकार में स्वतंत्रता का अर्थ दिखाया। थर्मोपाइले की मिट्टी में आज भी जब हवा चलती है तो वह लाल धूल उठती है जो कभी उनके लहू से रंगी थी, और जो भी उस स्थान पर खड़ा होता है वह महसूस करता है साहस केवल शक्ति नहीं बल्कि वह मौन है जिसमें मृत्यु भी सिर झुका लेती है। थर्मोपिलाई की घाटी में गिरी हुई तलवारें अब मौन थीं, परंतु उनके प्रतिध्वनि ने पूरी ग्रीस को हिला दिया था। लियोनिदास और उसके 300 योद्धाओं की मृत्यु ने न केवल एक युद्ध का अंत किया बल्कि एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित की जिसने पूरे हेल्लास को जागृत कर दिया। स्पार्टा में शोक नहीं था, क्योंकि वहां रोने का अधिकार केवल कायरों के लिए था। वहां गौरव था, गौरव इस बात का कि उनके राजा ने अपने वचन, अपने धर्म और अपने नगर की मर्यादा की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे। रानी गॉर्गो, जिसने अपने पति को विदा करते समय कहा था, वापस लौटो अपनी ढाल के साथ या उस पर, अब उस वचन को शाश्वत रूप में देख रही थी। वह आंसू नहीं बहाती, वह स्पार्टा की स्त्री थी और उसके चेहरे पर केवल गर्व की लकीरें थीं। लियोनिदास के बलिदान की खबर जब एथेंस, कोरिन्थ और थेसालिया पहुंची तो पहले भय फैला, फिर उस भय के नीचे एक नई ज्वाला जगी, प्रतिशोध की। पहले जो नगर राज्य आपसी वैर में उलझे थे, अब उन्हें समझ आया कि यदि वे एक नहीं हुए तो उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। लियोनिदास ने अपनी मृत्यु से वह कर दिखाया जो कोई नीति या समझौता नहीं कर सकता था। उसने ग्रीस को एक कर दिया। स्पार्टा के बुजुर्गों ने उसके लिए कोई मूर्ति नहीं बनाई, वहां केवल एक पत्थर रखा गया जिस पर लिखा था, यहां स्पार्टा के वीर सोए हैं जिन्होंने आदेश का पालन किया। ये वाक्य साधारण नहीं था, यह संपूर्ण स्पार्टन दर्शन था। वहां मृत्यु भी कर्तव्य का विस्तार थी और लियोनिदास ने उस कर्तव्य को पूर्णता तक पहुंचाया। उसकी आत्मा का स्मरण करते हुए कवियों ने लिखा कि देवताओं ने उसे अमरता दी, परंतु वह पहले ही अमर हो चुका था अपने कर्म से। उसका नाम अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा बल्कि एक प्रतीक बन गया था, संघर्ष के सामने अडिग खड़े होने का प्रतीक। कहते हैं कि युद्ध के बाद जब एथेंस जला दिया गया और सलामिस के तट पर यूनानी नौसेना ने निर्णायक जीत हासिल की, तब सैनिकों ने अपने हृदय में लियोनिदास को याद किया। वे जानते थे कि उनकी यह विजय उन्हीं लोगों के कंधों पर खड़ी है जिन्होंने मृत्यु से मित्रता कर ली थी। हर जहाज पर, हर योद्धा के मन में वह छवि थी, एक राजा जो अपना मुकुट मिट्टी पर रखकर ढाल उठाता है और मृत्यु को मुस्कुराकर स्वीकार करता है। गॉर्गो ने अपने पुत्र प्लेस्टार्चस को सिखाया कि राजा होना सिंहासन पर बैठने से नहीं बल्कि सत्य पर डटे रहने से होता है। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने दिखाया कि सम्मान मृत्यु से बड़ा होता है। यदि कभी तुम्हें दो में से एक चुनना पड़े, जीवित रहना या सही रहना, तो सही रहना। उसके शब्द आने वाली पीढ़ियों में गूंजते रहे। थर्मोपिलाई की संकरी घाटी में आज भी हवा चलती है और लोग कहते हैं कि जब वह हवा पहाड़ियों से टकराती है तो उसमें स्पार्टनों की हुंकार सुनाई देती है। उनके कवचों की चमक अब धूल में है, पर उनकी आत्मा अभी भी पहरा देती है, हर उस स्थान पर जहां मनुष्य अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। लियोनिदास ने कभी नहीं चाहा कि उसे देवता बनाया जाए। उसने केवल अपने नगर, अपने लोगों और अपने वचन को निभाया, परंतु इतिहास ने उसे देवताओं की पंक्ति में खड़ा कर दिया, क्योंकि ऐसे लोग युगों में एक बार जन्म लेते हैं। वर्षों बाद जब रोमन सैनिकों ने थर्मोपिलाई की भूमि पर कदम रखा तो उन्होंने उस पत्थर को देखा जहां लिखा था, यात्री, जब तुम स्पार्टा जाओ तो बताना कि हमने यहां उस आदेश का पालन करते हुए प्राण दिए। वह पंक्ति पढ़ते हुए वे मौन हो गए। इतिहास बदल चुका था, साम्राज्य उठे और गिरे, परंतु वह वाक्य अमर था। लियोनिदास अब केवल स्पार्टा का नहीं रहा,
वह संपूर्ण मानवता का हिस्सा बन गया। जहां भी कोई व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा होता है, जहां भी कोई अन्याय के विरुद्ध अंतिम सांस तक लड़ता है, वहां लियोनिदास जीवित है। वह केवल तलवार का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मबल का अवतार है। उसकी कथा उस अग्नि की तरह है जो बुझती नहीं, कभी न कभी, कहीं न कहीं किसी हृदय में फिर से प्रज्वलित हो जाती है। यह अग्नि हमें याद दिलाती है कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, वह विश्वास, त्याग और सम्मान से उपजती है। लियोनिदास प्रथम, जिसने 300 योद्धाओं के साथ अमृता की राह चुनी, आज भी समय के पार गूंजता है। उसकी आवाज अब भी कहती है, मृत्यु अंत नहीं, यदि तुम अपने कर्तव्य को निभाकर जियो। और इसी के साथ इतिहास एक बार फिर उस संकरी घाटी में लौटता है जहां मनुष्य ने अमृता से हाथ मिलाया था।